राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर का विषय है उच्च एवं निम्नतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। उच्च न्यायालयों की रचना, उच्च न्यायालयों के कार्य, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालयों की भूमिका, निम्नतम न्यायालयों की रचना, निम्नतम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, निम्नतम न्यायालयों की शक्तियाँ, उनके कार्य, उनकी भूमिका। तो आइए आज का हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर डिस्कस करते हैं, उच्च एवं निम्नतम न्यायालय। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। अगर हम संवैधानिक व्यवस्था का जिक्र करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघीय क्षेत्र के लिए भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसमें जो सुंदर उदाहरण है वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य हैं, भारत के प्रदेश है, और चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है, संघीय क्षेत्र है। इन तीनों का एक ही राज्य है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का गठन कैसे है, इसकी संरचना क्या है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है पूरे देश में एक समान नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। हर राज्य में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है, स्टेट टू स्टेट वेरिएशन करती है। नियमित न्यायाधीशों के अतिरिक्त कार्यभार की अधिकता के कारण अतिरिक्त न्यायाधीश भी 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 68 निर्धारित की गई है। इसमें 38 न्यायाधीश 27 हैं और 30 न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है। मुख्य न्यायाधीशों के साथ साथ जो है कुछ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। और सिटिंग चीफ जस्टिस, यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी राज्य के स्थायी मुख्य न्यायाधीश की जगह किसी अन्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वो किसी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में 2 से अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष वकालत की है, या उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो। ये योग्यताएं दी गई है। कार्यकाल का जहाँ तक सवाल है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का जो कार्यकाल है कार्य करने का वो 62 वर्ष है। 62 वर्ष के बाद वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं
और 62 वर्ष से पहले भी कई आधारों पर उनका पद रिक्त हो जाते हैं, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दें, या संसद के दोनों सदन अपने अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कारण जो है प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के भेज दें और राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को अपदस्थ करने का आदेश क्रियान्वित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करते या किसी उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर दे तो भी उसका पद खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका जो है न्यायाधीश का कार्यकाल है उच्च न्यायालय के वो सीमित हो जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरीज और अलाउंस निश्चित किए गए हैं और ये सभी संचित निधि में से दी जाती हैं। 1 फरवरी 2018 को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान 2,50,000 रुपये मासिक और राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये मासिक। इस मासिक वेतन के अतिरिक्त उन्हें कई तरह की भत्ते और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। कार्यकाल के दौरान उनके वेतनमान में कटौती नहीं की जा सकती। वित्तीय संकट के दौरान ही केवल उनके वेतनमान में कटौती की जा सकती है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और वो जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा तथा कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने की शपथ लेती है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद अपने पदस्थ उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार, उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ क्या है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन, फंक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियों को हम निम्न प्रकार से उन पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है कि वे अभियोग, वे मुकदमे जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जाते हैं उनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। जैसे मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोई भारतीय नागरिक उच्च न्यायालयों में सीधे अभियोग को ला सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालयों को भी 5 प्रकार के आदेश रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश लेख, रिट ऑफ मैंडामस, प्रतिषेध लेख, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्टिफिकेटरी, अधिकार परीक्षा लेख, रिट ऑफ क्यो वारंटो। ये 5 आदेश जो है फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में इनकी जो है डिटेल से व्याख्या की गई है। आप वहाँ से जो है इन आदेशों का विस्तृत व्याख्या को जान सकते हैं। उच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में वसीयत का केस हो, विवाह का हो, कंपनी का हो, तलाक का हो, भूमि कर का हो, न्यायालय की मानहानि से संबंधित ये सारे मुकदमे सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हो या विवाह, कंपनी, तलाक, भूमि कर, न्यायालय की मानहानि, इस तरह के मुकदमे सीधे जो है लोअर कोर्ट की बजाय, निम्नतम न्यायालय की बजाय सीधे उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है वो मुकदमे जो निम्नतम न्यायालयों में चल रहे हैं और उनके निर्णयों के विरुद्ध अगर वादी संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालयों में अपील कर सकते हैं। इसमें कई तरह के अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं, जैसे दीवानी अभियोग है, सिविल केसेस,
उच्च न्यायालयों को दीवानी अभियोगों में अपील करने का अधिकार है। निम्नतम न्यायालयों में 5,000 या इससे अधिक राशि का कोई अभियोग हो तो उसे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरे प्रकार का अभियोग है फौजदारी अभियोग, क्रिमिनल। उच्च न्यायालय को फौजदारी अभियोगों में भी अपील करने का अधिकार है। अगर निम्नतम न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कारावास का दंड दिया हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर 70 न्यायाधीश किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा देता है और उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय से करवानी आवश्यक है। उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि किए बिना संभावित अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। निम्नतम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी ऐसा अभियोग जिसमें संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो ऐसे अभियोग की उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो ये ऐसे मुकदमे हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, क्रिमिनल कोर्ट हो या संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, ये सभी मुकदमे अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहे हैं, लोअर कोर्ट में चल रहे हैं तो उनके निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील के रूप में मुकदमे लाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालयों को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब है कि केंद्रीय या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून निर्माण किया गया है, कोई भी आदेश पारित किया गया है और अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ऐसे कानूनों को असंवैधानिक आधार पर रद्द करने का अधिकार है। लेकिन ऐसे उच्च न्यायालयों के ऐसे निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्यों के उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेशों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों को अभिलेख क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी राज्य उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालयों के निर्णय और कार्रवाइयों को न्यायिक दृष्टांत के रूप में दूसरे उच्च न्यायालय में स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरे उच्च न्यायालय स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से जो है ऐच्छिक है, वो स्वीकार कर सकते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी न्यायालयों के अपमान के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, इसलिए हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है। उच्च न्यायालय को अभियोग स्थानांतरित करने का अधिकार है। केस को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर करने का अधिकार है। अगर राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे ऐसे मुकदमे जिसका संविधान की व्याख्या से प्रश्न जुड़ा हो तो उस अभियोग को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय ऐसे अभियोगों के बारे में स्वयं निर्णय दे सकता है या संबंधित कानून की व्याख्या करके निम्नतम न्यायालय में वापस भेज सकता है और निम्नतम न्यायालय उच्च न्यायालय के व्याख्या के अनुसार अपना निर्णय देता है। तो उच्च न्यायालय को अभियोग अपने पास मंगवाने या किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार है और अधीनस्थ न्यायालय में चल रही है। उच्च न्यायालय के पास कई प्रकार की और भी शक्तियाँ कार्य है मिश्रित, जैसे अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली एवं कार्यवाहियों के विनियमन के लिए सामान्य नियम बनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो ऐसे मुकदमों को हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है। हाई कोर्ट अभियोगों को एक अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे अधीनस्थ न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। उच्च न्यायालय निम्नतम न्यायालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को निश्चित कर सकती है। तो ये हाई कोर्ट के बारे में था। नेक्स्ट इसमें हमारा छोटा टॉपिक है निम्नतम न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में 3 प्रकार के न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्नतम न्यायालय। निम्नतम न्यायालय सबसे निचले स्तर के न्यायालय है जिसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। इनमें पहला है फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट।
यानी फौजदारी न्यायालय में गंभीर किस्म के मुकदमे चुने जाते हैं, जैसे कत्ल का, डकैती का। अब फौजदारी न्यायालयों को भी 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला उसमें है सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट। सत्र न्यायालय जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है और सत्र न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। यह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। न्यायाधीश गंभीर किस्म के अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना सकता है, लेकिन सत्र न्यायाधीश के इस निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय से करवाना जरूरी है। सत्र न्यायालय के अतिरिक्त दूसरा जो मुख्य न्यायालय है, मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। भारत के जिन राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, वहाँ जिला उपायुक्त यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अतिरिक्त न्यायिक अधिकारों को मुख्य न्यायिक न्यायाधीश को सौंपे गए हैं। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट फौजदारी अभियोगों की सुनवाई करता है और न्यायाध्यक्ष को 7 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये तक के आर्थिक दंड का अधिकार है। दूसरे प्रकार की जो कोर्ट है वो दीवानी न्यायालय है। दीवानी न्यायालय में छोटे छोटे मुकदमों की सुनवाई होती है। लगभग 10,000 रुपये तक के मुकदमे को सुनने का अधिकार है। दीवानी न्यायालय जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय है। दीवानी न्यायालय सभी प्रकार के दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता है, जिसमें तलाक, दिवालियापन, संरक्षण इत्यादि को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। मुख्य न्यायिक न्यायाधीश, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपने अधीन जो न्यायाधीश है उनके विरुद्ध अपीलें सुनता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी रकम के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। निम्नतम न्यायालय में तीसरा महत्वपूर्ण न्यायालय राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। राजस्व संबंधी मुकदमों की सुनवाई राजस्व न्यायालय करता है और ये तहसील सत्र का सबसे छोटा न्यायालय है, जिसमें तहसीलदार जो है राजस्व मुकदमे की सुनवाई करता है। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध राजस्व अधिकारी और उसके बाद उपायुक्त को अपील की जा सकती है। जिला उपायुक्त के निर्णयों के विरुद्ध वित्त आयुक्त और उसके बाद राजस्व बोर्ड में अपील की जा सकती है। इस प्रकार राज्यों के निम्नतम न्यायालयों में तहसील सत्र का न्यायालय सबसे निम्नतम न्यायालय है। लोअर आर सबऑर्डिनेट कोर्ट। भारत में सर्वोच्च न्यायालय सत्र पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके निर्णय अंतिम होते हैं और देश के सभी न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक है और भारतीय न्यायपालिका के दूसरे स्तर पर राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कुल 25 है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उच्च न्यायालयों को भी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अधिकारों और शक्तियों में उच्च न्यायालयों का दूसरा स्थान है। भारतीय न्यायपालिका के तीसरे स्तर पर निम्नतम एवं अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। राज्यों के प्रत्येक जिले में जिला सत्र न्यायाधीश होता है और जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश की सहायता के लिए अपर जिला न्यायाधीश होता है। जिला न्यायाधीश के अधीन दीवानी न्यायालयों के विभिन्न पदों पर कर्मों के कर्मचारी होते हैं। अभियोगों की सुनवाई के अतिरिक्त दीवानी न्यायालय विवाह विच्छेद जैसे विषयों में अपने क्षेत्राधिकार रखते हैं। फौजदारी अभियोगों के लिए प्रत्येक जिले में एक मजिस्ट्रेट होता है और उसके अधीन कई अन्य मजिस्ट्रेट होते हैं। ये मजिस्ट्रेट कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था उच्च न्यायालय की रचना कैसे होती है, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है, उच्च न्यायालय के कार्य क्या है, उच्च न्यायालय की स्थितियाँ क्या है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, अधीनस्थ न्यायालय या निम्नतम न्यायालय की रचना क्या है, निम्नतम न्यायालयों का सत्र क्या है, निम्नतम न्यायालयों की कार्य क्या है, स्थिति क्या है। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।